अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा अपनी एज के हिसाब से नहीं बोल पा रहा है, अगर आपका बच्चा बिटवीन 0 to 5 इयर्स का है और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो दूसरे बच्चों के साथ कुछ पीछे है, या फिर अगर आपका बच्चा बोल रहा है लेकिन सिर्फ ABCD और 1 2 3 4 ही बोल रहा है, इसके अलावा और कुछ बोल नहीं रहा है, या फिर आपका बच्चा कुछ साउंड्स बोलने के बाद आगे कुछ नया सीख ही नहीं रहा है, कोई नया वर्ड्स उसके मुंह से आ ही नहीं रहा है, तो पेरेंट्स आपको अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। बिकॉज दिस आर द रेड फ्लैग्स। आज बात करते हैं कि डिलेड स्पीच डेवलपमेंट क्या होता है, किस वजह से होता है और आपको किस तरह से उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा आपके लिए, काफ़ी इन्फॉर्मेशंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। हेलो पेरेंट्स, आई एम डॉक्टर दर्शिता। वेलकम टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड्स, हेल्प फॉर ऑटिस्टिक एंड हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। मैं अपने चैनल पर स्पीच थेरापी रिलेटेड, बिहेवियर प्रॉब्लम्स रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस डालती रहती हूँ, तो आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। आज बात करते हैं ऑटिस्टिक चिल्ड्रन में कि स्पीच डेवलपमेंट डिले है तो उसको किस तरह से समझा जाए, किस तरह से उस पर काम किया जाए। बहुत सारे पेरेंट्स का ये भी कहना है कि मेरा बच्चा शुरुआत में कुछ साउंड्स बोलता था, जैसे बाबा, मम्मा, पापा, उसके बाद उसने बिल्कुल बोलना बंद कर दिया। इट इज़ अ साइन दैट योर चाइल्ड हैज़ डेवलप्ड बैबलिंग्स। उसके बाद उसका बोलना कम हो गया है। इट मीन्स दैट जो इनिशियल साउंड्स हैं, जो इजी साउंड्स हैं, स्पीच डेवलपमेंट अगर हम समझा जाए तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर डेवलप होता है। तो बच्चा पहले आगे वाले इजी साउंड्स देख सीख सकता है, क्योंकि वो देख सकता है, वो समझ सकता है। लेकिन पीछे वाले जो साउंड्स हैं वो उसके लिए मुश्किल रहते हैं, जैसे ट, ठ, च, ल, र। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि बच्चा आपकी टंग मूवमेंट प्रॉपरली देख नहीं पाता है, और उसके साथ बच्चे की जो हम ब्रेन डेवलपमेंट पर बात करें कि एक स्पीच सेंटर होता है, ऑडिटरी सेंटर होता है, इन सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, जो कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम होती है। इस वजह से बच्चा एनवायरनमेंट से प्रॉपरली ग्रास्प नहीं कर पाता है, बिकॉज दिस चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो प्रॉपर सेंसरी प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पर डिसऑर्डर है। इसकी वजह से वो एनवायरनमेंट में से ग्रास्प नहीं कर पा रहा है। ठीक है पेरेंट्स। इसके अलावा एक काफ़ी कॉमन मिस्टेक देखी गई है कि पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ इस तरह से सिर्फ ABCD यही बुलवाते रहते हैं, E फॉर एलिफेंट, F फॉर फिश, या फिर हमेशा अपने बच्चे के साथ नंबर्स ही बुलाते हैं, 1 है, 2 है, 3 है। इसके अलावा वो और कुछ ज़्यादा अपने बच्चे के साथ बात भी नहीं करते हैं और ना ही उनके साथ कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत महसूस करते हैं। तो यहाँ पर पेरेंट्स आप भी गलती कर रहे हैं। आपको आपके बच्चे पर फंक्शनल कम्युनिकेशन पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत देने की ध्यान है, क्योंकि वही सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। अगर हम नॉर्मल बोलचाल में भी हम बात करें ना, हम कितनी बार ABCD या 1 2 3 बोलते हैं, राइट? बहुत कम। हम ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी इमोशंस पर, फीलिंग्स पर बात करते हैं। आप कैसे हो, आप ठीक हो, आपको क्या लग रहा है, आपको क्या हो रहा है, राइट? तो इन सब चीज़ों पर हम काम ही नहीं करते हैं ऑटिस्टिक चिल्ड्रन पर। तो यहाँ पर पेरेंट्स आप सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। आपको ज़रूरत है बच्चे की फंक्शनल कम्युनिकेशन पर ध्यान देने की और उस पर काम करने की। अनदर है कि आप पेरेंट्स, जो बहुत कॉमन मिस्टेक मैंने देखी है कि बच्चा पूरा दिन स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, या फिर मोबाइल का स्क्रीन टाइम होता है, या फिर टीवी पर होता है, लेकिन जो बातचीत का जो समय है, इंटरेक्शन का समय है, वो बहुत कम होता है।
ये चीज़ भी होती है बच्चे का कम्युनिकेशन डिलेट करने की वजह, क्योंकि जब आप किसी के साथ इंटरेक्ट करते हो, बातचीत करते हो, तभी आपका टू एंड फ्रो प्रोसेस स्टार्ट होता है, क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग। ठीक है, अगर मुझे कोई पूछेगा कि मैं कैसी हूँ, तभी मैं बताऊँगी ना कि मैं ठीक हूँ, मैं उदास हूँ, मैं दुखी हूँ, या मैं बहुत खुश हूँ। तो ये चीज़ें होती है कि आप उसके साथ काम कीजिए, इस तरह से बोल चाल कीजिए। अनदर है कि आप लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट बच्चे को प्रोवाइड कीजिए। जितना हो सके आप हर चीज़ में एक्शंस ऐड कीजिए, विजुअल्स ऐड कीजिए, राइम्स ऐड कीजिए। बहुत ज़्यादा स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हैं आप, एक्शंस विथ राइम्स कर सकते हैं। हर चीज़ के साथ आप, ये चीज़ देखी गई है कि जितना विजुअल उनको मिलता है ना, ये बच्चे बहुत जल्दी लर्न करते हैं, बिकॉज दे आर कॉल्ड विजुअल लर्नर्स। इन बच्चों का विजुअल प्रोसेसिंग बहुत अच्छा होता है। तो जितना हो सके आप उसके साथ विजुअल कीजिए। जैसे सपोज़ उसका राइटिंग का टाइम है, तो आप इस तरह का राइटिंग का कार्ड दिखा सकते हैं, या फिर अगर आप प्ले का है तो ये बैटिंग का कार्ड है, तो वो सिखा सकते हैं। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। अनदर है कि प्ले, ये बहुत अच्छी मेथड होती है कि आप बहुत सारे न्यू वर्ड्स बच्चे को ऐड कर सकते हैं, उसकी वोकेबलरी बढ़ा सकते हैं। जैसे सपोज़ ये सिंपल कार प्ले है, तो कार का साउंड कैसे होता है, पिप 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 पिप। कार कैसे चलती है, ज़ूम, ऊपर गई, नीचे गई, आगे गई, पीछे गई, अभी पुल के ऊपर से जा रही है, अभी अंडर द टनल जा रही है, नाउ इट इज़ ऑन द टेबल, नाउ इट इज़ बिहाइंड द चेयर। तो इस तरह से आप बहुत सारे वर्ड्स उसके अंदर डाल सकते हो, उसकी वोकेबलरी बढ़ा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है कि अगर आपने बहुत, ये चीज़ भी बहुत देखी गई है कि बच्चा बहुत लंबे टाइम से अगर स्पीच थेरेपी में जा रहा है, और उसके साथ जैसे कि ये सपोज़ सिर्फ अगर एप्पल, बनाना, हर बार अगर पॉइंटिंग ही कराते हैं और उसके बाद उसके वर्ड्स डेवलप नहीं करते हैं, तो ये चीज़ भी गलत हो रही है। जैसे कि मैंगो, कई बार तो मैंने ये चीज़ भी देखी है कि बच्चा स भी नहीं बोल पा रहा होता है, उसके साथ बहुत ही मुश्किल साउंड्स प्रैक्टिस किया जाता है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, ब नहीं बोल सकता है और उसके साथ बनाना, इस तरह से नहीं बोल सकता है, प नहीं बोल सकता है, उसके साथ एप्पल का प्रैक्टिस किया जाता है। तो यहाँ पर आपको भी ज़रूरत है समझने की, पेरेंट्स की। सबसे पहले उसको साउंड सिखाने की ज़रूरत है, ना कि सबसे पहले वर्ड्स पर जाने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप साउंड सिखाएं, उसके बाद सीवी सिखाएं, उसके बाद सीवीसी पर जाइए। तो ये एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है कि स्टेप बाय स्टेप, जैसे कोई नर्सरी का बच्चा है, उसे हम 5th स्टैंडर्ड का सिलेबस नहीं सिखा सकते। इसी तरह से बच्चे के लेवल को समझना चाहिए और उस हिसाब से उसको थेरेपी देनी चाहिए। एक बहुत कॉमन मिस्टेक देखी गई है कि बच्चे का प्रॉपर असेसमेंट नहीं हुआ होता है। अगर बच्चा बहुत लंबे टाइम तक नॉन वर्बल रहता है, तो आपको ये ज़रूर देखने की ज़रूरत है कि कौन से डिसऑर्डर की से बच्चे पीड़ित हैं। इट कुड बी मोटर प्लानिंग डिसऑर्डर, और सेकंड होता है फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो शायद बच्चा अगर मोटर प्लानिंग में डिसऑर्डर है, इस वजह से बोल नहीं पा रहा है। काफ़ी बार देखा गया है कि बच्चे 5, 7, 8 साल के होते हैं, तब भी नहीं बोल पाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में इन बच्चों का मोटर प्लानिंग डिसऑर्डर होता है कि इस वजह से उनको समझ में नहीं आता है कि कौन सा साउंड बोलते टाइम उसकी टंग मूवमेंट क्या होगी, लिप्स मूवमेंट क्या होगी, ये वॉइस साउंड है, वॉइसलेस साउंड है, ये उनको समझ में नहीं आता है। तो ये चीज़ें उनको समझाने की ज़रूरत होती है, सिखाने की ज़रूरत होती है। आप मल्टी सेंसोरल क्यूइंग मेथड यूज़ कर सकते हैं, जेस्चरल क्यूज़ दे सकते हैं, विजुअल्स दे सकते हैं, प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट्स दे सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स। सेकंड है कि फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर, यहाँ पर बच्चा उस साउंड का कंप्लीट फोनिक्स नहीं समझ पाता है, तो यहाँ पर उसे फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है।
तो आप बच्चे का प्रॉपर असेसमेंट ज़रूर करवाइए, वेदर इट इज़ मोटर बेस्ड स्पीच साउंड डिसऑर्डर और वेदर इट इज़ अ फोनोलॉजिकल बेस्ड स्पीच साउंड डिसऑर्डर। तो फर्स्ट उसका डायग्नोसिस कीजिए, उसके बाद अप्रोच डिसाइड कीजिए कि कौन सा अप्रोच बच्चे के लिए करेक्ट रहेगा, और फिर उसके ऊपर काम कीजिए, तो आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलते हैं। ये नहीं है कि बहुत लंबे टाइम तक आप कराओगे तभी रिजल्ट्स मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर मेथड से आप बहुत ही फास्ट रिजल्ट्स गेन कर सकते हैं। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमें 9426733601 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में अगर आप ऐड होना चाहते हो तो भी हमें 9426733601 पर मैसेज कर सकते हैं। आप अपनी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने की। आशा करती हूँ आज का आपका ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके बच्चे को समझने के लिए कि आपको बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरह से आपको अपने बच्चे के साथ काम करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दूसरे पेरेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।